To understand Maria's Montessori's philosophy in education, let's have a look at her first experiment. It is important to understand what was the first experiment because that would serve as the basis for her whole philosophy. Montessori wished to discover nature's secrets, and her research and scientific pedagogy was a way of finding that out. Now we see two parts of this sentence here. First is her wish to discover nature's secrets, यानी उनकी वो ख्वाहिश जो कि कुदरत के उन राज़ों को समझने के लिए है जो कि बच्चों में पिन्हा है, और किस तरह से अप्लाइंग साइंटिफिक पेडागॉजी यानी सिखाने के वो तरीके जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड हों, जो कि रैशनल और लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड हों. सो ये यहाँ ये बात नज़र आती है कि मारिया मॉन्टेसरी उन चीज़ों पे से पर्दा उठाना चाहती थी जो अभी लोगों की निगाहों के सामने नहीं थे एजुकेशन के अंदर, और स्पेशली चिल्ड्रन एजुकेशन में. और उस ज़माने में pioneers in education who were experimenting with making education more relevant used scientific terms. और वो लोग जो उस वक्त एजुकेशन के साथ काम कर रहे थे उन्होंने साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल किया इसको ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए, ज़्यादा नज़दीक बनाने के लिए साइंस के. एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कैसा डी बैम्बिनी और वाज इन कैसा डी बैम्बिनी. और ये वो स्कूल है जो 1907 में रोम में यानी इटली के शहर रोम में इसको इस्टेब्लिश किया गया. एंड वेयर माया वर्कड विद एटिपिकल चिल्ड्रन एज अ गाइड फॉर वर्किंग विद टिपिकल चिल्ड्रन. एटिपिकल चिल्ड्रन वो बच्चे जो कि नॉर्मल नहीं है या नॉर्मल से डिविएट करते हुए नज़र आते हैं, और फिर उस नॉलेज को अप्लाई किया एक गाइड के तौर पे उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल हैं. अब ऐसा क्यों किया? हम एक मिसाल ये ले सकते हैं कि इफ़ वी लुक एट द मैकेनिकल थिंग्स we can understand the functions of a normal machine if we look at the problems in a machine which has broken down or which broke down or which is deviating from normal. जिस तरह बच्चों को मैकेनिक अगर बनाया जाता है तो उनको मैकेनिकल चीज़ों में उन गाड़ियों पे काम सिखाया जाता है जो कि ठीक तरह से ना चल रही हों. उनको अंडरस्टैंड करते हुए उस बिहेवियर को या उन चीज़ों को जो कि नॉर्मल ना हो, आप नॉर्मल को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं. सो उनका ये रास्ता अपनाना बहुत हद तक मुफीद साबित हुआ कि एब नॉर्मल बच्चों को स्टडी करते हुए उस नॉलेज को अप्लाई किया नॉर्मल बच्चों के ऊपर. एंड देन व्हाट शी डिड वाज दैट शी ऑब्जर्व्ड फ्री चिल्ड्रन. अब फ्री ऑब्जर्वेशन या बच्चों को ऑब्जर्व करना दो तरह से हो सकता है. एक उस तरह से कि इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग वेयर इट इज़ नॉट अ फ्री environment where you are controlling them, but instead Maria Montessori's method, she observed free children. और किस तरह से कि that she took 40 children between the ages of 3 and 7 यानी 3 से 7 साल की उम्र के 40 बच्चों को लिया और उन्हें कुछ टेबल्स और चेयर्स के ऊपर बिठाया गया और उन्हें बहुत से खिलौने दे दिए गए और फिर उनकी ऑब्जर्वेशन की गई इस सारे प्रोसेस के दौरान. अगर हम ये मिसाल अगर अभी देखें तो बहुत से ऐसे स्कूल जो मारिया मॉन्टेसरी की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, वहाँ भी आपको टेबल्स और चेयर्स नज़र आएंगी और ब्लॉक्स नज़र आएंगे और खिलौने नज़र आएंगे जो बच्चों को दिए जाते हैं. गो कि वो ट्रू सेंस में तो फॉलो नहीं करते मारिया मॉन्टेसरी का मेथड बिकॉज शी डिडंट इंटरवीन एंड शी वाज ओनली अ डायरेक्ट्रेस ऑफ द इन्वायरमेंट. लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक उसको असिमुलेट किया जाता है, उसको बहुत हद तक उसकी नकल करने की कोशिश की जाती है और ये कुछ वैसा ही इन्वायरमेंट है जो आज भी आप स्कूलों के अंदर देख सकते हैं. एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्री चिल्ड्रन, वन टीचर एंड वन असिस्टिंग टीचर. और इसके दौरान एक टीचर है और एक असिस्टिंग टीचर है, यानी एक तो उस्ताद है और एक उसके साथ एक असिस्टेंस के तौर पे एक और उस्ताद भी मौजूद है. नो इंटरवेंशन, ओनली ऑब्जर्वेशन. और किसी किस्म का कोई दखल नहीं बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जाएगी, सिर्फ उनको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, सिर्फ उनको देखा जाएगा, सिर्फ उनको समझा जाएगा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं. एंड देन a famous quote from Maria Montessori is, "My intention was to keep in touch with the researches of others, but to make myself independent of them, proceeding to my work without preconceptions of any kind." यानी उनका ये कहना है कि मेरी इंटेंशन और मेरा ख्याल और मेरी रग़बत ये है
کہ میں دوسروں کی ریسرچز کے ساتھ ان ٹچ رہوں، لیکن اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بھی بناؤں، تاکہ میں اپنے کام کے ساتھ اس طرح سے چل پاؤں کہ میں پہلے سے میرے ذہن میں کوئی خاکے اور کوئی ایسے اسٹرکچرز موجود نہ ہوں جو میری تحقیق کو، جو میری ریسرچ کو انفلوئنس کر سکیں۔ یہ 1964 میں یعنی 1964 میں ماریا مونٹیسوری نے بتایا۔